हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डिस्कशन है, यूनिट है सॉल्यूशन और उसमें टॉपिक है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस तो बड़ा जो गैसेस होती हैं वो भी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती हैं। गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। मोस्ट ऑफ द गैसेस दे आर सॉल्युबल इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, किसी भी पॉन्ड में या लेक में या रिवर में जो एक्वेटिक लाइफ है वो क्या ब्रीथ करती है? क्या आप जानते हो? वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड होता है। वो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसी को वो ब्रीथ करती हैं, ठीक है ना। तो वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन के साथ साथ बाकी गैसेस भी डिसॉल्व होती हैं एयर की, और जो सी एनिमल्स हैं वो उसी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। कभी आपने देखा होगा ये जो कोल्ड ड्रिंक होता है, ये जो कोई भी कोला है ना, या फिर बियर है, बियर के अंदर या कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। बड़ा जब हम कोल्ड ड्रिंक को शेक करते हैं या बियर को शेक करते हैं, कॉर्क खोलते हैं, वो फिश के साथ जो गैस बाहर निकलती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो यस, गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नो विल सी what are the different factors which affect the solubility of a gas in a liquid. To start with, first point हम डिस्कस करते हैं। Here's the first point, that is nature of gas and solvent. Yes, तो बड़ा गैस का नेचर और सॉल्वेंट का नेचर दोनों जो है वो गैस की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे स्टार्ट करता हूं। कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है। कोई भी गैस, बड़ा चाहे वो पोलर है चाहे वो नॉन पोलर है, कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में, बड़ा वो इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है, डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन क्या होता है, कोई गैस किसी लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व होती है और किसी दूसरे लिक्विड में कम डिसॉल्व होती है। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जो पहले एक बार डिस्कस कर चुके पॉइंट हम, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स। लाइक एक मैक्सिमा है, इसका मतलब है नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व करती है और पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व करती है ना। फिर बोलता हूं, नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व करती है जबकि पोलर सॉल्वेंट में कम डिसॉल्व करती है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे मैंने लिखा HCl गैस है। बड़ा HCl गैस जो है वाटर में और बेंजीन में, ये सल्यूट है, यहां पे गैस है, ये वाटर लिक्विड है, बेंजीन लिक्विड है। सो HCl गैस वाटर में इट इज मोर सॉल्युबल। HCl गैस इन बेंजीन दैट इज लेस सॉल्युबल। You see, this is polar, positive and negative, polar. Water is also polar, negative oxygen and hydrogen positive, है ना। So polar gas is more soluble in polar solvent, whereas polar gas is less soluble in organic solvent, in non-polar solvent, like dissolves like. अच्छा, अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की, है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। मान लीजिए दोबारा हमारे पास कोई एक पोलर सॉल्वेंट है, फिर मैं वाटर लिख देता हूं, और एक नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए फिनोल है, ठीक है, तो बड़ा ये ऑर्गेनिक है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में उतनी ज्यादा पोलैरिटी नहीं है, या फिर बेंजीन है, तो ऑक्सीजन वाटर में कम डिसॉल्व करेगा। ऑक्सीजन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व करेगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो खुद नॉन पोलर है, ठीक है ना। देखो, जो नॉन पोलर है उसके बीच में वेंडरवाल फोर्स होती है, तो जो वेंडरवाल गैस है जिसके अंदर वेंडरवाल फोर्सेस हैं, वो वेंडरवाल तरह के सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होएगा।
ठीक है ना। वेंडरवाल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हैज गॉट वेंडरवाल फोर्सेस, बेंजीन हैज गॉट वेंडरवाल फोर्सेस, वाटर हैज गॉट पोलर फोर्सेस। तो ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी वाटर में कंपैरेटिवली कम होगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगी। सो दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सो डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड दैट इज गवर्न्ड बाय नेचर ऑफ गैस एज वेल एज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब बड़ा कुछ ऐसी गैसेस होती हैं, जैसे मैंने लिखा HCl है या अमोनिया है या कार्बन डाइऑक्साइड है। ये बड़ा पोलर गैसेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, अमोनिया में डाइपोल, कार्बन डाइऑक्साइड में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। बड़ा ये जो गैसेस दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई? अगेन बिकॉज वाटर इज पोलर एंड दे आर ऑल्सो पोलर। और इनमें से कुछ गैसेस तो ऐसी हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लेती हैं। सम गैसेस कैन इवन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, सो दैट्स व्हाई दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कुछ गैसेस तो ऐसी हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, जैसे मान लीजिए HCl की बात करता हूं मैं, या अमोनिया की बात करता हूं, अमोनिया प्लस वाटर। तो अमोनिया को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसॉल्व होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्दर कैन आयोनाइज टू प्रोड्यूस अमोनियम आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइन। तो ऐसी गैस जो वाटर में जाकर आयोनाइज होती है, आइन बनाती है, दैट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। शायद 1 लीटर वाटर में 50 लीटर ऑफ अमोनिया कैन डिसॉल्व। इन 1 लीटर ऑफ वाटर मोर देन 50 लीटर ऑफ अमोनिया कैन डिसॉल्व। सो ऐसी गैसेस which can react with water, which can produce ions inside water, they are highly soluble in water. So that is first point, nature of gas and solvent. Second point आता है temperature. क्या गैस की solubility जो है वो टेम्परेचर से इफेक्ट होती है? ओके तो बड़ा उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि गैस जब वाटर में डिसॉल्व होती है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। आप मेरी हेल्प करिए, मैं यहां पे लिखता हूं एक गैस, प्लस लिखता हूं मैं कोई लिक्विड, जैसे मान लीजिए लिक्विड वाटर लिख देता हूं। आप कोई भी लिक्विड लेना चाहे तो ले सकते हैं, है ना। यहां क्या बन गया? सोल्यूशन। और बेटा अभी जो सोल्यूशन बनता है वो लिक्विड ही होता है। पानी में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड या कोई गैस डिसॉल्व कर दें, ओके। अच्छा ये जो गैस है, आप जानते हैं गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर नेग्लिजिबल। गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अपार्ट, ठीक है ना। एक गैस मॉलिक्यूल यहां, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, ये बहुत दूर है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं है। और बेटा जब ये गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व करेगा, जब वो डिसॉल्व हो गया तो उस केस में गैस और उस लिक्विड के बीच में इंटरेक्शंस आ जाएंगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर ये मैं बीकर बना रहा हूं, ये कोई लिक्विड है और ये बीच में गैस मॉलिक्यूल है। अब बेटा जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये और लिक्विड मॉलिक्यूल में कोई ना कोई अट्रैक्शन होगी। इट कैन बी वेंडरवाल अट्रैक्शन, इट कैन बी पोलैरिटी, है ना। इसका मतलब जब गैस अकेला था तो गैस मॉलिक्यूल में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं थी, और जब गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व हुआ तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ओरिजिनेट हुई, कुछ बॉन्ड बन गया। और बेटा जब भी बॉन्ड बनता है कुछ एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो याद रखना, कभी भी कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो हीट लिबरेट होती है, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ओके। So dissolution of a gas in a liquid is always exothermic in nature. अब बड़ा अगर आप ली चैटलर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, 11 में पढ़ा था ली चैटलर प्रिंसिपल, एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। दिस इज ली चैटलर प्रिंसिपल। सो बिकॉज दिस इज एक्सोथर्मिक इट विल बी फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर हाई करेंगे तो ये फेवर नहीं होगा, मतलब सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। सो एज पर ली चैटलर प्रिंसिपल, exothermic process is favored at exothermic process favored at low temperature. It simply means with the increase in temperature solubility will decrease. With the increase in temperature solubility of a gas will decrease. Okay, with the increase in temperature solubility of a gas will decrease. ऐसा ही होता है, आप किसी भी लिक्विड को हीट करो, उसमें अगर गैस है तो उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, गैस मॉलिक्यूल बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप मुझे बताओ हीट करने पर क्या होता है? बॉन्ड बनते हैं या बॉन्ड टूटते हैं? हीट करने पर बॉन्ड वीक हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो बेटा जब आप सोल्यूशन को हीट करेंगे, गैस मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट लिक्विड के बीच के बॉन्ड वीक हो जाएंगे। बॉन्ड वीक हो जाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल एस्केप करने की टेंडेंसी शो करेंगे, है ना। हीट करने पर गैस मॉलिक्यूल और लिक्विड के बीच के बॉन्ड वीक हो जाएंगे, है ना।
ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, और जैसे वो ब्रेक होंगे तो गैस मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे। तो याद रखो, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस दैट ऑलवेज डिक्रीजेस। गैस की सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा कम होती है। इसी वजह से शायद आप जानते हैं बेटा, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, बेटा कोल्ड वाटर में सी एनिमल्स जो हैं, फिशेस जो हैं, वो कंफर्टेबल रहती हैं, और गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको ब्रीथ करने में, रेस्पायर करने में प्रॉब्लम आती है। सो फिशेस आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन हॉट वाटर, क्योंकि हॉट वाटर में ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, सो गैसेस की सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। अब एक थर्ड पॉइंट आ जाता है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस। किसी गैस की सॉलिबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? चलिए आप ही बताइए मुझे। ये मैंने बीकर ले लिए दो, इनमें कोई लिक्विड है, दिस इज द लिक्विड, और इसके ऊपर कोई गैस है, दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, अब बेटा ये जो गैस मॉलिक्यूल है लिक्विड के सरफेस से कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक करते हैं। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स ऊपर देख रहे हैं, दिस इज गैस, जी फॉर गैस, एल फॉर लिक्विड। तो बेटा गैस मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड के सरफेस पर कॉन्टिन्यूसली बम्बार्ड कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन। तो बेटा ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये वाटर सरफेस के ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर कॉन्टिन्यूसली बम्बार्ड कर रहे हैं। बेटा जब ये स्ट्राइक करते हैं ना, ये बीच में डिसॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, गैस की सॉलिबिलिटी वाटर में मॉलिक्यूल्स का उनके साथ सरफेस के साथ स्ट्राइक करना, कोलाइड करना इंपॉर्टेंट है। जब वो कोलाइड करते हैं, इसी प्रोसेस में वो डिसॉल्व हो जाते हैं, और फिर कोई स्टेज आती है जब एक इक्विलिब्रियम सा बन जाता है। ओके, अच्छा अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा देता हूं, अगेन दिस इज लिक्विड, ये मैंने पिस्टन नीचे पुश कर दिया, दिस इज लिक्विड। ठीक है, बस आपने ये बताना है कि अब जैसे आप पिस्टन को नीचे कंप्रेस करेंगे, है ना, तो अंदर का ये जो वॉल्यूम है, ये कम हो जाएगा पहले से, है ना। जो गैस मॉलिक्यूल है उनके पास स्पेस कम हो जाएगा, है ना। बताओ ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनकी क्राउडिंग बढ़ गई, क्राउडिंग बढ़ गई। अब ये गैस मॉलिक्यूल क्या बोलते हो, लिक्विड सरफेस से अब से ज्यादा टकराएंगे या कम टकराएंगे? ठीक बोला आपने, है ना, क्योंकि अब ये ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, स्पेस कम है, तो ये वाटर सरफेस के साथ ज्यादा कोलाइड करेंगे। और बेटा जितने ज्यादा कोलाइड करेंगे, इनके डिसॉल्व होने की पॉसिबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। एम आई राइट? ठीक है, सो पॉसिबिलिटी फॉर देयर डिसोल्यूशन इन द सॉल्यूशन इन द लिक्विड विल इंक्रीज, है ना। अगर मैं वॉल्यूम कम कर देता हूं, प्रेशर बढ़ाता हूं, प्रेशर बढ़ाने से अवेलेबल वॉल्यूम कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स की क्राउडिंग, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल सरफेस से ज्यादा कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, और जितना ज्यादा टकराएंगे उनके डिसॉल्व होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहां से हम ये समझ पाते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, देयरफॉर ग्रेटर द प्रेशर ऑफ द गैस, ग्रेटर द सॉलिबिलिटी। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाती है। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप जानते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर हाई प्रेशर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व किया गया होता है, एम आई राइट? कोल्ड ड्रिंक की बोतल में हाई प्रेशर की वजह से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आप बोतल खोलते हैं प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होते ही गैस की सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, तो बड़ी सारी गैस फिज की फॉर्म में बाहर आ जाती है। तो बड़ा प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसको डिटेल में स्टडी किया एक साइंटिस्ट था जिसको बोलते हैं हेनरी। उसने फिर एक लॉ दे दिया जिसे आप बोलते हैं हेनरीज लॉ। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, हेनरीज लॉ रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस। अब बड़ा हेनरी ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए रूम टेम्परेचर प्रेशर पर। आप जानते हैं रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर पर गैसेस का बिहेवियर आइडियल होता है। ए गैस शोज आइडियल बिहेवियर व्हेन द टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज लो। सो अंडर आइडियल कंडीशंस हेनरी ने क्या देखा, उसने देखा कि आप जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस की सॉलिबिलिटी उतनी ज्यादा है। इसको मैं कन्वर्स भी बोल सकता हूं, गैस की सॉलिबिलिटी जो है उस गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है, उस गैस के पार्ट प्रेशर पर डिपेंड करती है। ठीक है, द सॉलिबिलिटी, बड़ा यहां सॉलिबिलिटी को आप मोल फ्रैक्शन ले सकते हैं, मोल फ्रैक्शन।
द सॉलिबिलिटी ऑफ अ नॉन रिएक्टिंग गैस in a liquid under ideal conditions is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid. Okay, the solubility means mole fraction of a non reacting gas. हाँ बेटा, वो गैस रिएक्ट नहीं कर रही होनी चाहिए. जैसे मैंने बताया ये HCl वगैरह अमोनिया वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं. बेटा जब गैस रिएक्ट करती है तब ये लॉ अप्लाई नहीं होगा. द solubility कितनी गैस डिसॉल्व हुई of a non reacting gas in a liquid in ideal conditions when the temperature is high and pressure is low is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid. उस लिक्विड के ऊपर गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है. इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं PA is directly proportional to XA. So where what is PA? Where PA is the partial pressure of the gas above the solution या liquid whatever you say above the solution, and XA is the mole fraction of the gas in solution. ठीक है ना. ऊपर का बाहर का पार्शियल प्रेशर PA हो गया, अंदर की मोल फ्रैक्शन होगी. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन. अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा देता हूं, PA इज इक्वल टू KH इनटू XA, तो ये मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया KH. व्हाट इज KH? दिस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट. KH is the constant called Henry's law constant. बेटा ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू एक गैस के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर तो कांस्टेंट होती है, लेकिन अलग अलग गैस के लिए वेरी करती है. ये जो KH किस पे डिपेंड करता है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट है ना. इट डिपेंड्स अपॉन, ये जो कांस्टेंट है, नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर. बेटा ये गैस के नेचर, इवन सॉल्वेंट के नेचर पर भी और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है. नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. KH. सो PA इज इक्वल टू KH इनटू XA, वेयर XA इज मोल फ्रैक्शन. अब ये जो KH है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, देखो PA इज इक्वल टू KH इनटू XA. अच्छा ये जो KH है बेटा ध्यान से देखना, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है. इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी. KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगी. इसका मतलब है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, लेसर विल बी द मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन मीन सॉल्युबिलिटी. याद रखो, यहां लिखता हूं, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH फॉर ए गैस, लेसर is the solubility of the gas. याद रखना, जिस गैस के लिए KH की वैल्यू ज्यादा होगी उस गैस की सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी. नंबर 2, बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से भी KH की वैल्यू बढ़ जाती है. यस, विद द इंक्रीज, ग्रेटर द टेम्परेचर, greater the value of KH, and so lesser the solubility of a gas. तो अगर आप KH की वैल्यू, अगर KH की वैल्यू ज्यादा है तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ग्रेटर द टेम्परेचर, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, एंड सो लेसर द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस. ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं. जैसे मैंने कुछ गैसेस के लिए KH की वैल्यूज लिखी हैं, क्या आप देख रहे हैं? ये लिखा मैंने गैस,
ये टेम्परेचर, ये KH। ओके, टेम्परेचर केल्विन में, KH का वैल्यू किलो बार में लिखा मैंने, है ना। देखो ध्यान से, देखो जो हीलियम है, हीलियम का टेम्परेचर 293 है ना, एट 293 केल्विन, ये KH का वैल्यू 144.97। नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोजन, टेम्परेचर देखो सेम रखा हमने 293। बताओ KH का वैल्यू हीलियम का ज्यादा है या हाइड्रोजन का ज्यादा है। देख रहे हैं आप, हीलियम का वैल्यू 144.97 है किलो बार, जबकि हाइड्रोजन का वैल्यू 69.16 किलो बार है। मतलब KH का वैल्यू हाइड्रोजन का कम है और हीलियम का ज्यादा है। क्या बता सकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम की इस टेम्परेचर पर सॉलेबिलिटी किसकी ज्यादा और किसकी कम है। जिसका वैल्यू ज्यादा है उसकी सॉलेबिलिटी कम आ जाएगी, है ना। अगर मैं यहां पे S लिखता हूं सॉलेबिलिटी, तो इसकी सॉलेबिलिटी कम आएगी इन दोनों में कंपेयर करें, और इसकी सॉलेबिलिटी ज्यादा आएगी अगर आप इन दोनों में कंपेयर करते हैं। तो समझ गए, KH की वैल्यू जितनी बड़ी, देखो जिसकी KH की वैल्यू बड़ी तो सॉलेबिलिटी कम, KH की वैल्यू कम तो सॉलेबिलिटी ज्यादा। सो सॉलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर देन हीलियम एज पर दिस चार्ट। ओके, आगे चलते हैं। बड़ा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की बात करते हैं, टेम्परेचर सेम है। देखो ये हाइड्रोजन 69 है 0.16 और नाइट्रोजन 79। इसका मतलब अगेन हाइड्रोजन की सॉलेबिलिटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा है ना। नेक्स्ट लिखता हूं हाइड्रोजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन। अच्छा, अगर मैं नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, और हीलियम को कंपेयर करूं, नाइट्रोजन और हीलियम, तो किसकी सॉलेबिलिटी ज्यादा होगी। KH की वैल्यू हीलियम की ज्यादा है तो सॉलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो लिखता हूं इसके आगे नाइट्रोजन ग्रेटर देन हीलियम, सॉलेबिलिटी, क्योंकि इसमें KH की वैल्यू कम है तो इसकी सॉलेबिलिटी ज्यादा है। अच्छा देखो दो नाइट्रोजन देखते हैं, ये वाला और ये वाला, 293 303, टेम्परेचर बढ़ गया और देखो KH की वैल्यू बढ़ गई। देखा आपने, ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर द KH। ओके, देखो 293 303, देखो KH की वैल्यू बढ़ गई, KH की वैल्यू बढ़ी तो सॉलेबिलिटी कम हो गई, है ना। सो लेसर द सॉलेबिलिटी, मैं इसको S से लिख देता हूं, S फॉर सॉलेबिलिटी। सो ग्रेटर द टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर बढ़ गया, KH की वैल्यू बढ़ गई तो सॉलेबिलिटी कम हो गई। सेम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 293 303 34.86 46.82, यहां भी वैल्यू बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ा, KH की वैल्यू, इन दोनों में देखो ये दिस एंड दिस, देखो टेम्परेचर बढ़ा, KH की वैल्यू बढ़ी तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में देखो कार्बन डाइऑक्साइड 298 केल्विन, क्या आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू, KH की वैल्यू सबसे छोटी आ रही है ना, 144.9, ये 1.67। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर, ये वाटर के अंदर चार्ट है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर में वैल्यू चेक की जाए KH की तो बहुत कम है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी बाकी गैसेस से कहीं ज्यादा वाटर में, है ना। उसका रीजन ये है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें पोलैरिटी है, कुछ हद तक डाइपोल मूवमेंट है, डिफरेंट एटम्स है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, कार्बोनिक एसिड बना सकता है, सो दैट्स व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी वाटर में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज गैसेस। ठीक है, तो एक बार फिर मैं कंक्लूड करता हूं, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लेसर द सॉलिबिलिटी, KH की वैल्यू जितनी बड़ी हो जाएगी सॉलिबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और KH का अगर आपको यूनिट लिखना हो तो आप यहां से लिख सकते हैं KH इज इक्वल टू PA अपॉन XA। ओके, PA प्रेशर हो गया, X से आ गया मोल फ्रैक्शन, और बड़ा मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता नहीं, प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर, है ना, मोल फ्रैक्शन का यूनिट होता नहीं है, प्रेशर का यूनिट बार, प्रेशर का यूनिट पास्कल, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कोई भी यूनिट जो प्रेशर का यूनिट है वही KH का यूनिट है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। तो बेटा दिस इज हेनरीज लॉ, अगर आप गैस पे प्रेशर बढ़ाते हैं गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, मैं एक आध फार्मूला लिखना चाहूंगा, यहां पे वर्ड हमने मोल फ्रैक्शन यूज किया, XA, इट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, सो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मैं इसको सॉल्वेंट लिख देता हूं। ये मैंने कन्वर्शन फार्मूला दिया, मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी में कन्वर्ट, मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोलैल, M फॉर मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और बेटा अगर मान लीजिए मोलैलिटी गिवन आपको, मोलैलिटी इज इक्वल टू XB अपॉन XA इनटू MA मल्टीप्लाइड 1000,
ये मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी में कन्वर्ट करने का एक फार्मूला है। इसे अब हम नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब हम आसानी से कन्वर्शन कर पाएंगे। दिस इज द फार्मूला फॉर मोलैलिटी, XB अपॉन XA इंटू MA मल्टीप्लाइड 1000। तो मतलब मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।